तो डॉट गो से सेव करने के बाद अब सोनू कुमार बताइएगा, आपकी रन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कमांड प्रॉम्प्ट पे। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। वो आपका जो है पाथ, उसी तरह से आप जिस लोकेशन पर आपका फाइल है उस लोकेशन पर जाएंगे, और उस लोकेशन पर जाने के बाद सेम कमांड यूज करेंगे, गो रन एंड द पर्टिकुलर फाइल। जैसे आप VS कोड में लिखते हैं या प्लेग्राउंड में आपका जो है डायरेक्टली रन को क्लिक करते हैं, तो वही कमांड आपका जो है एग्जीक्यूट, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है ना? जैसे जावा को रन करवाते हैं सर। हाँ, जैसे जावा का यस अगर सर। प्रोग्राम नोटपैड में लिखते हैं, तो नोटपैड में लिखते हैं, जैसे सी है, नोटपैड में कोई अगर ऐसे प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, सिंपल एक प्रोग्राम, सपोज यहाँ एक लिखा है, ओपन डी ड्राइव में इस फोल्डर के अंदर एक ऑल फाइल, ये एक फाइल लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्मेटिंग, जैसे जो फॉर्मेट आपका है गोलैंग का, तो ये फाइल जैसे लिखा हुआ है, इसको सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद इस एडिटर से आपको निकलकर कमांड में जाना पड़ेगा। ठीक है ना? CMD कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद अब ये चूंकि आपका डी ड्राइव में है, तो पहले डी ड्राइव में जाना पड़ेगा। डी ड्राइव में आपका स्पेसिफिक कोई फोल्डर है गोलैंग, उस गोलैंग फोल्डर के अंदर है, तो सबसे पहले गोलैंग CD गोलैंग, एंड देन यहाँ पर भी आपको वही चीज टाइप करना है, गो रन एंड PROG1.go। ठीक है? तो व्हेन यू क्लिक देन यू विल गेट, यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल गेट द सेम सेट ऑफ आउटपुट जो आप वहां पर देख पा रहे थे। इट इज क्लियर? यस सर। हाँ, तो यू कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर। ठीक है ना? VS कोड में थोड़ा सा कंफर्ट होगा, प्लेग्राउंड यूज कर देंगे तो वहां पर सारा कुछ एक ही जगह होगा, ID आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जहां पर कंपाइलर आपका इंस्टॉल्ड है, तो आप जो है किसी भी एडिटर पर अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, डॉट गो से सेव करेंगे, और जिस डेस्टिनेशन पर आपका फाइल सेव हो रहा है उस डेस्टिनेशन पर जाकर आप उस फाइल को रन करने के लिए गो रन program1.do कमांड लिखेंगे। ठीक है? ठीक है, तो टुडे विल डिस्कस सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इनिशियली गो लैंग्वेज जो है, हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि इट इज डेवलप्ड आफ्टर C++। तो C++ का बहुत सारा फ्लेवर गो लैंग्वेज होल्ड करता है, लेकिन कुछ फ्लेवर जो है उसको डिस्कार्ड भी कर दिया, यानी एक्सक्लूड भी किया गया है। गो लैंग्वेज में कुछ फीचर्स को एक्सक्लूड किया गया है। तो C++ में जैसे ही हम लोग डिस्कस करते हैं C से C++, तो C++ कंटेन्स द ओल्ड फीचर एज वेल एज न्यू फीचर। ओल्ड फीचर होल्ड द structure which is similar to C, and new features hold the structure which is new to the C++. So new to the C++ is the object oriented programming features. So by inclusion of class, yani by introducing class, we can use the new features of C++. So you already know that ki introduction of class gives you the OOPS features in C++. तो सेम थिंग गोलैंग में क्या है, बिफोर डिस्कशन ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, गोलैंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड बाय गूगल इन द ईयर 2007 बाय 3 पर्सन, यानी रॉबर्ट ग्रेनसिमर, रॉब पाइक एंड केन थॉमसन। I think that most of the students, yeah, all students are well known about the Ken Thompson. Who is Ken Thompson? Anyone? Ken बी Thompson के बारे में प्रोग्रामिंग सुने? का जो Ken Thompson is the developer of, or you can say inventor of B language. ठीक है ना? BCPL, and then the C language comes into existence. So B language is totally invented and developed by Ken Thompson. It is not the most successful language, but still there is some concept generated in B language which is implemented in C language, and the joint combination of B and BCPL is responsible for generation of
सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए बी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं रूट में था। दूसरा कि आपका जो गो लैंग्वेज है ये एस्थेटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, हैविंग सिंटैक्स सिमिलर टू सी लैंग्वेज। तो एनीवन से दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिकली टाइप्ड? एस्थेटिकली टाइप का मतलब क्या होता है? Not Syntax is dynamically. similar to C language. That means because C language is case sensitive, this Go programming language is also case sensitive, and it is a statically typed language. That's why it is known as a statically typed language due to case sensitive language. ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इन C and C++, in both C and C++, wastage of memory space occur, which is overcome in Java by introduction of garbage collector. So there is no garbage collector concept in C++ programming language. So in Go programming language, it will provide the garbage collection, dynamic type capability, variable length of an array. These are some of the particular features which is included in the Go programming language, which is not earlier in case of C++ and C language programming. Now, in the year 2009, Google was launched this particular programming language for their own Google production systems. तो Google ने अपने कुछ particular production systems के लिए Google Go lang का यूज किया और 2009 में इसको लॉन्च किया एज ए जनरल पर्पस लैंग्वेज डिजाइंड विथ कीपिंग द माइंड सिस्टम प्रोग्रामिंग, यानी सिस्टम प्रोग्रामिंग को दिमाग में माइंड में लेते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जनरल पर्पस लैंग्वेज के रूप में इसको गोलैंग को डेवलप किया गूगल ने, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया 2009 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि गो लैंग्वेज जो है ये आपका वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस के फॉर्म में गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गोलैंग में, जो अर्लियर C++ में नहीं था। जावा में ये चीज आ गया था। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गार्बेज कलेक्टर यूज होता है जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस को जो है मेंटेन करता है। नाउ अब यहाँ दो चीज और हम लोग डिस्कस करना है, फीचर्स और विच इज इंक्लूडेड इन गो प्रोग्रामिंग एंड फीचर्स विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंक्लूडेड का मतलब कि क्या क्या फीचर्स है जो आपके गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है और क्या फीचर है जो पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था लेकिन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। जैसे जावा में आप पढ़े, जावा में कुछ फीचर्स जो है C++ का इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। जैसे एक्सक्लूड करने में सबसे आगे है फ्रेंड। फ्रेंड कीवर्ड को जावा ने एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज देयर इज सर्टेन सिक्योरिटी मेजर्स अकर व्हेनेवर वी आर गोइंग टू यूज फ्रेंड कीवर्ड इन द क्लास। क्लास के अंदर अगर फ्रेंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं, कोई फंक्शन को फ्रेंड बना रहे हैं, तो दैट फ्रेंड फंक्शन गेट प्रिविलेज टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द पर्टिकुलर क्लास एंड दैट इज डेंजर, और यू कैन से दैट इज क्रिएट अ इनसिक्योरिटी फॉर द पर्टिकुलर डेटा मेंबर। तो सिक्योरिटी मेजर्स आपका जो है वो ब्रेक हो रहा था। तो जावा में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स को चेक करते हुए इस चीज को फ्रेंड को डिस्कार्ड कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, अपने सिंटेक्स में से जावा में से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो यहाँ पर फीचर्स में सबसे पहला चीज क्या है, इन्वायरमेंट एडॉप्टिंग पैटर्न। व्हाट डू मीन बाय इन्वायरमेंट एडॉप्टिंग पैटर्न? एनीवन? जिस इन्वायरमेंट में आप इसको यूज करना चाहेंगे, यानी कि ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो यू विल गेट द पर्टिकुलर इंस्टॉलर फॉर विंडोज, फॉर लिनक्स, फॉर मैक ओएस, यानी कि नंबर ऑफ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स शुड टेक प्लेस फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाइलर। तो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सपोर्टिव है। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है तो कंपाइलेशन इज वेरी फास्ट इन गो लैंग, ठीक है ना। नाउ सम ऑफ द कॉन्करेंसी सपोर्ट इज आल्सो हियर, दैट इज लाइट वेट प्रोसेस यू कैन यूज इन जावा आल्सो लाइक इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड। तो कॉन्करेंसी सपोर्ट के लिए जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, यहाँ पर भी रूटीन्स, चैनल, सेलेक्ट, ये वेरियस स्टेटमेंट
is providing the concurrency support within the particular code. It is very much easy to write the Go programming language, because once you are familiar with C++ or C programming language, then you can easily write the program in Golang programming language. यानी Go programming language में गोलैंग भी बोलने के पीछे रीजन क्या है? गो जो है, गूगल ने गो नाम पहले सजेस्ट किया था, लेकिन गो जो है बहुत सारे फॉर्म का नाम गो से रिलेटेड था। तो चूंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था गो, तो गूगल ने क्या किया कि गो के बाद लैंग जो है वो जो है सक्सीडेड कर दिया, यानी कि उसके आगे एडअप कर दिया, कॉन्केटनेट कर दिया लैंग को, तो इट बिकम गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ सम ऑफ द फीचर्स व्हिच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is the support for type inheritance। यानी इनहेरिटेंस सपोर्ट जो आप C++ में देखे, जावा में भी है, ये इनहेरिटेंस को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, टाइप इनहेरिटेंस। सेकंड पार्ट कि व्हेन वी डिस्कस द पॉलीमॉर्फिज्म Sir, type inheritance means, ऑब्जेक्ट sir, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। C++ में पढ़े थे कि कंपाइल टाइम एंड रन टाइम दो तरह से बाइंडिंग होता है। Binding occur at the time of compilation of program, binding occur at the time of execution of the program. So under compile time polymorphism we discuss function overloading and operator overloading। तो function overloading और operator overloading दोनों ही यहाँ से exclude कर दिया गया, यानी कि no concept of compile time polymorphism method as well as operator overloading is not supported by Go programming language. So this will also excluded from Go programming language। Circular dependency among package is also excluded। Pointer arithmetic, कोई बताएंगे what is pointer arithmetic? पॉइंटर का कंसेप्ट भी हटा दिया गया। हाँ, पॉइंटर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। पॉइंटर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। अब पॉइंटर अरिथमेटिक में हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली आपका जिस तरह का डेटा टाइप का एड्रेस पॉइंटर रखता है, उसी डेटा टाइप के साइज के हिसाब से आपका जो है उसका अरिथमेटिक वर्क करता है। यानी कि +1 +2 +3 जब आप कर रहे होते हैं, तो बेस एड्रेस से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो पॉइंटर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, साइज ऑफ द डेटा टाइप फॉर विच द pointer holds the address, the particular pointer arithmetic works। So here also the support for pointer arithmetic is discarded or excluded from the Go programming language। Now the another feature that is support for generic programming, because function overloading, method overloading excluded है, already हटा दिया गया है, तो जेनेरिक प्रोग्रामिंग का भी सपोर्ट जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। कोई बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय जेनेरिक प्रोग्रामिंग? जेनेरिक प्रोग्रामिंग का मतलब? कोई आइडिया नहीं है सर, बताइए आप। कोई आइडिया कैसे नहीं है जी? C++ में टेम्पलेट नहीं पढ़े थे? पढ़े थे सर। सब भूल गए? चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, जब C++ पढ़े थे तो फंक्शन ओवरलोडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था? फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई भी फंक्शन को ओवरलोड हम लोग कैसे करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड डेटा टाइप। तो ये यूजर के पॉइंट को डिलिमिट करना आसान नहीं है। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपने 2 के लिए फंक्शन बनाया, 3 के लिए बनाया, 4 के लिए बनाया, यूजर 5 वेरिएबल पास करना चाहता है, 5 आर्गुमेंट, तब उसके लिए आपके पास फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो आपका जो क्या हुआ, आपका जो कोड है वो डिलिमिटेड हो गया। दूसरा कि डेटा टाइप, मान लेते हैं कि 2 3 4 5 सबके लिए आप सेम डेटा टाइप, फिर मल्टीपल डेटा टाइप, सबके लिए आपने लिखा है कोड, लेकिन तब उसके बाद भी ऐसा कुछ सीक्वेंस हो सकता है। मान लेते हैं कि आपने इंट फ्लोट सीक्वेंस लिया और यूजर जो है वो फ्लोट इंट सीक्वेंस चाह रहा है, तो आपको इंट फ्लोट के बाद फ्लोट इंट भी सीक्वेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये डिलिमिट करना यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग में इट इज वेरी मच टफ जॉब टू राइट ऑल फंक्शन विच इज selected by the compiler according to the user input, ठीक है ना,
एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो ये थोड़ा सा जो है टीडियस जॉब था, और ये एक तरह से प्रोसेस, सारे प्रोसेस करने के बाद भी आपके प्रोग्राम को डिलिमिट कर दे रहा था। तो वहां पर सी प्लस प्लस में कॉन्सेप्ट आया टेम्पलेट का। तो टेम्पलेट क्या था, ये टेम्पलेट जो है ये जेनेरिक पैरामीटर यूज करता था। जेनेरिक पैरामीटर, जेनेरिक पैरामीटर का मतलब हुआ टेम्पलेट पैरामीटर। तो टेम्पलेट पैरामीटर दैट मीन्स कि सबसे प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, क्लास और फंक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि क्लास में अगर जो डेटा टाइप आपने यूज कर लिया है डेटा मेंबर के लिए, तो मेन से वही डेटा मेंबर डेटा टाइप में आपको डेटा भेजना होता है। फंक्शन में जो डेटा टाइप आपने मेंशन कर दिया है, उस फंक्शन का पैरामीटर उसी डेटा टाइप में आपको भेजना होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग करने में या क्लास को लिखने में। तो इसको ओवरकम कैसे किया गया था सी प्लस प्लस में, टेम्पलेट पैरामीटर लेकर। अगर क्लास का डेटा मेंबर जो है टेम्पलेट पैरामीटर टाइप का होगा, तो आप किसी तरह का डेटा वहां यूज कर सकते हैं। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी डेटा आप यूज करना चाहेंगे वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फंक्शन के साथ भी वही चीज है, क्लास के साथ भी वही है। क्लास में अगर डेटा मेंबर इंट होगा तो इंट ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा, अगर फ्लोट होगा तो फ्लोट ही एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर टेम्पलेट पैरामीटर होगा तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी आपका डेटा टाइप है, हर डेटा टाइप को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये डेटा टाइप ओरिएंटेड नहीं हुआ, डेटा टाइप हर तरह का डेटा टाइप को सपोर्ट करने वाला पैरामीटर। तो ये कॉन्सेप्ट भी जेनरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है। तो अब आपका जो है कोड डेटा टाइप के बेसिस पर ही लिखा जाएगा। नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे मेन पार्ट है जो लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस किए थे, लेकिन आज थोड़ा सा उसको ब्रॉड हम लोग कर लेते हैं कि जब भी कोई गो प्रोग्राम्स आप लिखेंगे तो कोई भी एडिटर, दो चीज आपको चाहिए होगा। सबसे पहला एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा और एक आपका गो कंपाइलर। तो गो कंपाइलर आप इंस्टॉल किए होंगे तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं। VS कोड, ठीक है ना, नोटपैड, सबलाइन टेक्स्ट, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट एडिटर पर आप जैसे HTML का प्रोग्राम लिखते हैं लिखेंगे, डॉट गो से उसको सेव करेंगे। ठीक है, डॉट गो से सेव करेंगे। दूसरा, अगर आप लिनक्स प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कोड, तो लिनक्स प्लेटफॉर्म को अगर में गो कंपाइलर अगर यूज करना है तो यू कैन यूज द VI एडिटर। ऑन VI एडिटर यू जस्ट राइट द पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम को लिखने के बाद डॉट गो से सेव कर देंगे। फिर सेल प्रॉम्प्ट पर आपका जो है टर्मिनल पर जाकर आप जो है प्रोग्राम को जिस पर्टिकुलर लोकेशन में है वहां पर जाकर इस डॉट गो फाइल को उसी तरह से रन करेंगे जैसे आप सेल स्क्रिप्ट या कोई भी अदर पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करते हैं। डिफरेंस क्या होगा कि आपका जो गो प्रोग्राम होगा वो डॉट गो एक्सटेंशन का होगा। ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग रन किए, तो एक्सटेंशन आपको क्या रखना है, डॉट गो, गो रन फाइल नेम विथ एक्सटेंशन। ये चीज आप अगर नोटपैड में लिख रहे हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना होगा। ठीक है ना। अदर कोई भी एडिटर यूज करें, सबलाइम टेक्स्ट यूज करें, तभी आपको जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पर। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद आप उस पर्टिकुलर पाथ में जाएंगे जहां आपका फाइल सेव है, और फिर आप इस पूरे को उसी तरह से टाइप करेंगे, गो रन सिंपल डॉट गो, या जो भी आपका फाइल का नाम है, इंटर की प्रेस करेंगे, देन यू विल गेट द आउटपुट एज लाइक अभी हम लोग जैसे रन किए। दूसरा कि आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ योर गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन चेक इट ऑल्सो। आप इस अपने कंपाइलर को चेक कर सकते हैं एक बार। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखने के बाद किसी भी एडिटर में ये लिखेंगे, और फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर जिस पर्टिकुलर फाइल लोकेशन पर ये स्टोर्ड है उस फाइल लोकेशन में जाकर गो रन और फाइल नेम को डालकर रन करेंगे। अगर आउटकम में आपका जो भी यहाँ स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब है कि सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन अकर। अगर अदरवाइज अगर किसी तरह का एरर है या कोई भी इनएडिक्वेट डेटा है, तो उस केस में आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट नो सर। ना हो? थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है ना। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है
कि जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखते हैं तो वहाँ उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं। सी लैंग्वेज में भी यूज किए, सी प्लस प्लस में भी यूज किए, जावा में भी आपने यूज किया, पाइथन में भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया। यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहने का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, इनपुट, कमांड, ये सारा चीज फॉलो अप करना। तो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। तो यू कैन मेंशन हियर कि एनी गो प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम, एनी गो प्रोग्राम basically consist of the following parts। जैसे हम लोग सी सी प्लस प्लस में देखे तो फॉलोइंग पार्ट्स में सबसे पहला क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट इज द पैकेज डिक्लेरेशन। फर्स्ट पार्ट इज द पैकेज डिक्लेरेशन। सेकेंड पार्ट आफ्टर पैकेज डिक्लेरेशन, जैसे हैश इंक्लूड आप करते हैं, जावा में इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी इंपोर्ट, ठीक है ना, इंपोर्ट पैकेजेस, पैकेज डिक्लेरेशन देन इंपोर्ट पैकेजेस। आफ्टर दैट क्या देखे आप, इंपोर्ट पैकेज करने के बाद आपको फंक्शंस सोचना है। अगर प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हम मेन फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शंस कंसीडर करना होगा सबसे पहले। तो पैकेज मेन लिखते हैं, पैकेज डिक्लेरेशन, इंपोर्ट एफएमटी, मैथ है तो मैथ, ठीक है ना। जिस तरह का फंक्शन आपको जो पैकेज लिखना है उसको इंपोर्ट करेंगे पैकेज नाम से। तो फॉर्मेट पैकेज, मैथमेटिकल पैकेज, जो भी पैकेज आप यूज कर रहे हैं। फंक्शन यानी यहाँ से मेन प्रोग्राम आपका शुरू होगा। फंक्शंस का मतलब है कि फंक्शंस, अगर कोई भी फंक्शन नहीं होगा तो एटलीस्ट एक फंक्शन होगा, वो आपका मेन होगा। फंक्शन के अंदर आपका वेरिएबल्स हो सकता है, अब वो फंक्शन मेन भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है। किसी भी फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर टेकिंग द वेरिएबल यू कैन टेक द स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस। यानी कोई भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशंस लिखना होगा, जैसे इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट लिखना होगा वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद करेंगे। अगर वेरिएबल डिक्लेयर अगर प्रोसेस करना है तो, अगर सिंपल मैसेज डिस्प्ले कराना है तो वेरिएबल्स का जरूरत नहीं है, तो सिंपली आप स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख देंगे। एनी टाइम यू कैन यूज कॉमेंट्स, कॉमेंट्स लास्ट में लिख रहे हैं, बट यू कैन यूज कॉमेंट्स फॉर एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। यानी किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में अगर शेयर करना चाह रहे हैं आप, अदर प्रोग्रामर को इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज कमेंट्स इन द पर्टिकुलर सेक्शन। तो कमेंट्स के लिए अगेन यहाँ पर भी है, सी प्लस प्लस और सी से ही लिया गया है, तो कंबाइंडली सी प्लस प्लस बोलिए। तो दिस वन इज यूज फॉर सिंगल लाइन कॉमेंट and this one is used for multi-line comment। तो कमेंट कैसे यूज करना है ये आपको पता है। कमेंट जहां भी यूज करना होगा तो ये डबल स्लैश अगर यूज करेंगे तो सिंगल लाइन के लिए, और स्लैश एस्ट्रिक्स, और जहां पर आपको जितने नंबर ऑफ लाइन के बाद कमेंट कर बनाना है तो उतने नंबर के बाद एस्ट्रिक्स स्लैश कर देंगे, तो मल्टीपल लाइन कमेंट आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपली एक हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे अभी तक हम लोग देखे, तो दूसरा एक और चीज इसमें है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट यू जस्ट टेक वन स्पेस टू कंप्लीट द सेकंड पार्ट। तो पैकेज डिक्लेरेशन के बाद एक गैप के बाद फिर इंपोर्ट पैकेज करेंगे, फिर गैप के बाद फंक्शन। इस तरह से यू जस्ट मेंटेन द गैप बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एज पर द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और द पार्ट ऑफ द गो प्रोग्रामिंग वी हैव, सबसे पहला चीज क्या है, कमेंट्स तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रोग्राम, है ना, यूजिंग गो लैंग्वेज, तो सिंगल लाइन कमेंट यूज हो गया।
उसके बाद सबसे पहले पैकेज डिक्लेरेशन। तो पैकेज डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट इंक्लूड अ पैकेज। पैकेज में पी स्मॉल होगा, सारा कुछ स्मॉल है। सबसे पहले मेन, क्योंकि आपके प्रोग्राम मेन के अंदर ही सारा कुछ यहाँ पर होगा। तो वी जस्ट इंट्रोड्यूस पैकेज मेन, देन आफ्टर वन गैप, वन लाइन गैप, एंड देन आफ्टर वी इंपोर्ट द पर्टिकुलर पैकेज। तो import and then within double quote we just write format package fmt, because कुछ भी नहीं यूज करेंगे तो प्रिंट और प्रिंट और प्रिंटलन या अदर फॉर्मेटिंग ऑप्शन तो यूज करेंगे। अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे तो उसको, यहाँ एक और चीज समझिए कि इंपोर्ट के साथ आप एक से अधिक पैकेज को इंक्लूड कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में क्या था, या सी में, कि आप लिखते थे हैश इंक्लूड स्टूडियो, फिर कोनियो, ठीक है, फिर math.h, ये सब के लिए आप अलग अलग हैश इंक्लूड लिखते थे। यहाँ पर एक प्रोविजन आपको दिया गया है कि यू कैन यूज इंपोर्ट वंस, यू कैन ऑल्सो यूज इन सेम मैनर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इंपोर्ट सपोज मैथमेटिकल फंक्शन है तो मैथ, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप एक साथ मल्टीपल है ना। तो पैरेंथेसिस के अंदर आप डबल कोट, यहाँ भी डबल कोट में वेरियस पैकेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वेरियस पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए पैरेंथेसिस आपका होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ इंपोर्ट नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही इंपोर्ट से काम चल जाएगा। दूसरा कि आफ्टर इंपोर्ट पैकेजेस देन यू थिंक अबाउट द फंक्शंस। तो अगर आपके प्रोग्राम में सिंगल फंक्शन होगा, तो सिंगल फंक्शन होगा तो दैट फंक्शन इज प्रीसीडेड विथ फंक, because in Golang every function is preceded with func, and either it is a main function or any user defined function. तो func, then you write main, जैसे main function लिखते हैं, and then opening curly brace, and then you just mention whatever you want. अब यहाँ पर fmt is the particular package, इसके अंदर हमने एक्सपोर्ट किया है प्रिंट, तो एक्सपोर्टेड जितने भी एक्सपोर्टेड फंक्शन हैं उसके पहले लेटर जो को आपको हमेशा कैपिटल लेटर लेना है। तो प्रिंट का पी कैपिटल होगा, प्रिंट एलएन या प्रिंट आपका जो है वो सिंगली प्रिंट करके आपका कर्सर को सेम लाइन में वेट करेगा, प्रिंट एलएन से कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। जैसे डबल कोट लिखते थे, एस्केप सीक्वेंस यूज करते थे, वैसे ही यहाँ भी यूज करेंगे। तो वेलकम टू गोलैंग। हाँ, अब यहाँ एक और चीज है, आदत हो जाता है, तो ये सेमी कोलन नहीं देना है, ठीक है। तो fmt println एंड देन वी क्लोज इट। तो यहाँ क्लोज कर दिए, ये आपका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। अब इसके बाद हम लोग एक एक तरह से लाइन को स्टडी करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, अब इसके बाद आपको वेरिएबल स्टेटमेंट ये सब के बारे में सोचना है। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा तो आप वेरिएबल बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन आपका बनेगा। बीच बीच में जो जो टूल्स आप यूज करेंगे उस टूल्स का भी इंक्लूजन होगा। अब कोई बताएंगे कि ये जो पहला लाइन जो लिखा गया है पैकेज मेन, ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि आप जावा भी पढ़ चुके हैं। एनीवन? तो जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआर लिखते थे वही चीज ना होता है यहाँ पे पैकेज जो हाँ, import किया जा तो रहा ये है। पैकेज मेन लिखने का पर्पस क्या है? सर डिफॉल्ट पैकेज का इंपोर्ट करवाने के लिए मेन पैकेज जो इसका ये पहला लाइन पैकेज मेन लिखने का मतलब है कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है इसी पैकेज में होल्ड हो रहा है, यानी कि दिस प्रोग्राम लाइज इन द मेन पैकेज एंड इट इज अ मैंडेटरी स्टेटमेंट। यू डोंट लीव दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। तो इट इज अ मैंडेटरी स्टेटमेंट। तो पैकेज एज में गो लिस्ट की प्रोग्राम, वर्ड था। हाँ, एज गो प्रोग्राम रन इन पैकेजेस, वो प्रोग्राम जो है वो पैकेजेस में रन करता है। तो ये आपका मैंडेटरी लाइन है, इस लाइन को आप जो है
छोड़ नहीं सकते हैं, उसको आप लीव करके आगे इंपोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो मेन पैकेज हाँ। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है रन करने के लिए प्रोग्राम का, वो पैकेज मेन है। तो हेलो। और ईच पैकेज जो आपका है वो उसका एक पाथ होता है और उसका नाम उससे एसोसिएटेड होता है। तो पैकेज मेन इज फॉर दैट। तो यू कैन मेंशन हियर, आप एज ए कमेंट वहां मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ये आपका क्या है, डिफाइंस द पैकेज नेम in which the program should lie, ठीक है ना। तो ये आपको पैकेज नेम बताता है जहां पर आपका प्रोग्राम रहेगा। नाउ द नेक्स्ट इज द एफएमटी। एफएमटी क्या है तो बता सकते हैं? एफएमटी स्टैंड फॉर फॉर्मेट पैकेज। जैसे आप प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हैं, प्रिंटफ में फॉर्मेटिंग करते हैं, तो प्रिंटफ स्कैनफ के लिए आप यूज करते हैं ना स्टूडियो आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं सी आउट सी इन के लिए। तो एफएमटी इज व्हाट? इट इज अ सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, वहां पर हमने बताया कि हैश इंक्लूड ये करते हैं, तो उसी के इक्विवेलेंट है ये एफएमटी। तो क्या होगा ये? studio.h। preprocessor, you can say it is a preprocessor command which tells the Go compiler to include the files lying in the package fmt, ठीक है ना। जैसे आप हैश इंक्लूड studio.h क्यों करते हैं? बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज printf scanf and you are not defining the particular function, so the definition is available in this header file. That's why you just give the pre information to the compiler. You just want to give the pre information to the compiler that he whatever function you are going to use, the definitive part of that function is available in this header file. So if you want to check and compare the particular function, then you just visit this header file. So once you include the header file in your program, that is treated as prototype declaration for built-in function, system defined function. तो यहाँ पर भी fmt आपका वही रोल प्ले कर रहा है। तो you can say it is a preprocessor command, ठीक है ना। प्रीप्रोसेसर कमांड जो किसको बता रहा है? वो कंपाइलर को बता रहा है, ठीक है ना। प्रीप्रोसेसर कमांड विच टेल्स वो कंपाइलर, ठीक है ना, विच टेल्स वो कंपाइलर टू include the files which is important, you can say files lying in the package fmt, ठीक है ना। तो इंक्लूड करने का, जैसे अब प्रिंटलन हमने यूज किया, तो प्रिंटलन आपका जो है ये एफएमटी का पार्ट है। तो अगर एफएमटी आपका इंपोर्ट हो जाएगा तभी आप प्रिंटलन यूज कर पाएंगे। सिमिलरली कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, स्क्वायर रूट है या कोई भी पर्टिकुलर मैथमेटिकल फंक्शन है, तो मैथमेटिकल फंक्शन को आप यूज तभी कर पाएंगे जब इंपोर्ट हो जाएगा मैथ। तो इसे जस्ट लाइक जैसे मैथ डॉट एच हेडर फाइल आप इंक्लूड करते हैं तो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन सी प्लस प्लस में यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो है कि एफएमटी आपका एक तरह से प्री प्रोसेसर कमांड के रूप में यूज होगा। नेक्स्ट लाइन जो फंक मेन है ये क्या है, कोई बताएंगे? यहां से ही आपका प्रोग्राम बिगिन होता है। फंक्शन। हाँ, दिस इज द Main पर्टिकुलर function। सेक्शन फ्रॉम वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस, ठीक है ना। तो फंक्शन मेन जो लिखा हुआ है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। यहां से आपका प्रोग्राम शुरू होगा। आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो उसको लिखने के पहले आपको यहाँ पर पैकेज इंक्लूड करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर स्टूडियो पोनियो मैथ कैरेक्टर सी टाइप अलग अलग तरह का स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, उसी तरह से यहाँ भी लाइब्रेरी है, उसको हम लोगों पैकेज का उसको इंक्लूड करना होगा एज पर आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद जो है सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट, ये तो क्लियर है, इसको कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ fmt.println, यहां समझिए println जो है ये एक्सपोर्टेड फंक्शन है। एक्सपोर्टेड जो भी यहाँ एक्सपोर्टेड है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो एक्सपोर्टेड फंक्शन का पहला लेटर आपका हमेशा कैपिटल से मेंशन होगा, यानी पहला लेटर अगर स्मॉल करेंगे तो वहां पर एरर आपका शो हो जाएगा। तो ये हमेशा नोटिस करना है कि आपका println का मेथड का जो है पहला लेटर P आपका कैपिटल होगा, बिकॉज इन गो लैंग्वेज अ नेम इज एक्सपोर्टेड, whatever name is exported it always starts from the capital letter। तो यहाँ पर भी आपका जो है ये एक्सपोर्ट हुआ है, इसलिए ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है। नाउ एक और यहाँ पर चीज समझिए, अभी हम लोग नोट पैड में नहीं था ना, नोट पैड में अगर लिखते हैं, नोट पैड में ही अगर उसी प्रोग्राम में चेंज करते हैं, सी है। यहाँ पर एक और चीज क्या है कि आप जैसे फंक्शन मेन है, तो फंक्शन मेन है, तो अगर आप टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच करेंगे, अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना चाहेंगे तो उसका भी पैरामीटर आपका क्या होगा, यानी कि जो फंक्शन सपोज बना रहे हैं सम, तो सम नाम का कोई फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन भी फंक से प्रिसीडेड होगा। दूसरा, अब जैसे सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, फंक्शन में हम पैरामीटर लेते हैं, तो फंक्शन का पैरामीटर जो हम लेंगे या डेटा टाइप लेंगे तो उसका यहाँ रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि वहां पर लिखते थे हम लोग इंट ए और बी, तो अगर हम इंट के जगह यहाँ पर ए बी लिखना है तो यहाँ ए कॉमा बी, ठीक है ना, और यहाँ एक और डेटा टाइप हम यूज करते हैं सपोज फ्लोट 32, तो ये अगर सिमिलर डेटा टाइप है, ए और बी दोनों एक ही डेटा टाइप का है, तो इसके लिए सेपरेट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एक ही साथ हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, रिटर्न टाइप यहाँ पर जो है वो बाद में देते हैं। बाद में देने का मतलब है कि आप जो लिख रहे हैं, जनरली हम लोग क्या लिखते हैं सी प्लस प्लस में, इंट सम, इंट ए बी, इंट ए कॉमा इंट बी, और उसके बाद ओपनिंग ब्रैस के अंदर जो भी हमको लिखना है, अगर रिटर्न टाइप इंट है तो रिटर्न ए प्लस बी करेंगे। यहाँ पर रिटर्न करने पर ए प्लस बी, पहले तो सेमीकोलन कहीं नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न करने के बाद ये एक जैसे आप मेन फंक्शन लिख रहे हैं उसी तरह से एक सम नाम का फंक्शन बना लिए। अब ये सम नाम का फंक्शन बना लिए, अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन मेन में println के अंदर ही वो कॉल होगा, तो fmt आपका फॉर्मेट यूज होगा, देन प्रिंट ln और सम, सपोज यहाँ पर हम वैल्यू डाल दिए सपोज 45 56 और क्लोज, ठीक है, तो ये 45 56 कॉपी हुआ, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर मेन फंक्शन इज द पर्टिकुलर एरिया इन विच यू कैन कॉल एनी फंक्शन वट एवर फंक्शन डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड आउटसाइड ऑफ द मेन। तो जैसे हम लोग सी प्लस प्लस लिखते हैं वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे। डेटा टाइप थोड़ा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन सा डेटा टाइप यूज होता है, इंटीजर, फ्लोट 32, फ्लोट 64, तो ये डेटा टाइप हम लोग देखेंगे। बाकी सेमी कॉलन कहीं नहीं लेना है, ठीक है ना, जैसे स्ट्रिंग मैसेज दे रहे हैं उसी तरह से फंक्शन को भी कॉल करेंगे। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। यस सर, फ्लोट 32 क्या है सर? डेटा टाइप है, ओके सर। फ्लोट 32 डेटा टाइप है। यहाँ पर जो है डेटा टाइप को का नेमिंग कन्वेंशन जो है वो पूरे साइज के हिसाब से लिया गया है, फ्लोट 32, फ्लोट 64, ठीक है ना, इंट भी है, इंट भी है, ठीक है। तो 32 बिट 64 बिट जो साइज हम लोग लेते हैं ना बाइट में, तो उसके बेसिस पर इसका नेमिंग कन्वेंशन है। दूसरा कि इसको इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। इंडिविजुअली कहने का मतलब इसमें डेटा टाइप जो है वो वेरिएबल के बाद हम लोग जो है नोट करते हैं,
और C++ में हम लोग वेरिएबल के पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं। इसका रिटर्न टाइप हम लोग जो है पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद बताते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होगा, और C++ में रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं, फिर आपका डेटा टाइप होता है, फिर आपका वेरिएबल नेम होता है। ये है ना। तो अब जैसे इसको सेव किए, सेव करने के बाद अगेन डी ड्राइव में गो रन see here, welcome to Go programming language, and 45 plus 56 is 101. Now see why I discuss this thing कि आप जैसे C++ में लिख रहे हैं ना, कोडिंग आपका ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है यहाँ पर। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन और फंक्शन दो चीज हम लोग डिस्कस किए। कोई भी अदर फंक्शन आप लेंगे तो उस फंक्शन का जो है वो कीवर्ड आपका जो है अंक से आपका जो है वो प्रीसीड होगा। डेटा टाइप लिखने का तरीका थोड़ा यहाँ चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी इसको डिफरेंट सेपरेट डेटा टाइप भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक साथ का भी प्रोविजन है कि अगर सिमिलर डेटा टाइप है तो सबके लिए एक ही बार आप मेंशन कर दीजिए, तो ये भी आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सेम आउटपुट देगा आपका, और एक साथ लेंगे तब भी आपका, अगर ये दोनों प्रोविजन इसलिए है क्योंकि अगर डिफरेंट डेटा टाइप यहाँ लेंगे तो डिफरेंट डेटा टाइप में फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये फ्लोट डेटा टाइप के लिए है। अगर इंटीजर लेना चाहेंगे तो ए इंट ठीक है ना। तो इंटीजर तो डेटा टाइप आपको पता ही है, और इंटीजर के अलावा अब दो तीन डेटा टाइप आप देख लिए, इंटीजर, फ्लोट 32, फ्लोट 64 भी यूज होता है, केवल रेंज ज़्यादा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा टाइप का लिस्टिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लोट 64, तो फ्लोट तो यहाँ पर भी रेंज बढ़ गया, आपका डेटा का रेंज बढ़ गया, ठीक है ना। अब ए बी का वैल्यू ज्यादा रेंज तक आप यूज कर सकते हैं, ए बी का वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक दैट कि इंट्रोडक्शन पार्ट इज क्लियर टू यू। या अभी जो हम लोग डिस्कस किए इसमें किसी को कोई डाउट? डाउट भी नहीं है जी? यस सर, नहीं है सर। क्लियर भी नहीं है, डाउट भी नहीं है? नहीं सर, डाउट नहीं है। ओके।